हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर एंड आरबीआई न्यूज जो कि रिलीज हुई है आपकी सितंबर मंथ में। तो इसमें ज्यादा कुछ खास आपकी न्यूज है नहीं, तीन चार ही न्यूज है। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। तो आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया है, जो हमारी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम थी जो कि एप्लीकेबल थी हमारी किसके लिए, प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, इसको एक महीने से फर्दर एक्सटेंड कर दिया और ये कब तक वैलिड है, अब 30 सितंबर 2024 तक। तो देखो आरबीआई ने जो ये स्कीम है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, वैसे बेसिकली ये लॉन्च कब हुई थी, ये लॉन्च हुई थी हमारी ईयर 2015 में और ये 5 साल के लिए लॉन्च हुई थी। कब तक वैलिड थी, 2020 तक। पर 2020 में क्या आ गया, कोविड आ गया। तो जो हमारे मर्चेंट्स थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो कि एक्सपोर्ट में डील करते थे, उनको बूस्ट करने के लिए, उनको और मोटिवेट करने के लिए इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करते 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 अब ये कब तक वैलिड होगी है, 30 सितंबर 2024 तक। तो जो हमारी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, इसको इंप्लीमेंट करता है हमारा आरबीआई। और इस स्कीम को मॉनिटर कौन करता है, तो इस स्कीम को डीजीएफटी एंड आरबीआई दोनों मिलकर मॉनिटर करते हैं स्कीम को। तो देखो जो हमारी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो देखो आरबीआई बोलता है अपने बैंक्स को कि आपने क्या करना है, आपके पास देखो दो टाइप के लोग आएंगे। सपोज एक है कंपनी ए और एक है आपकी कंपनी बी। तो कंपनी ए क्या करती है, अपने गुड्स को सिर्फ इंडिया में बेचती है, और कंपनी बी क्या अपने गुड्स को इंडिया में भी बेचती है एंड एक्सपोर्ट भी करती है, मतलब फॉरेन में भी बेचती है। तो आरबीआई बोलता है बैंक्स को कि आपने जैसे कंपनी ए को समझ लो लोन दिया 12% पे, तो आपने क्या करना है, जो आपकी कंपनी बी है इसको आपने लोन देना है सस्ते दाम पे। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। तो इसको आपने डिस्काउंट देना है लोन्स पे, लगभग 2% का या फिर 3% का। अब ये 2 और 3% का क्राइटेरिया क्या है, ये आगे समझते हैं। पर आपने अब कंपनी बी को कंपनी ए से सस्ता लोन देना है, 2% सस्ता देना है या तो फिर 3% सस्ता देना है। तो यहाँ पे बैंक बोल रहा है देखो, मैं समझ लो अगर 100 रुपया दे रहा हूँ कंपनी ए को, तो मेरे को 112 रुपए मिलेंगे। और वही मैं कंपनी बी को 100 रुपए दे रहा हूं, तो मेरे को या तो फिर 2% सस्ता दे रहा हूं तो 110 रुपए मिलेंगे, या 3% सस्ता दे रहा हूं तो 109 रुपए मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जहां मेरे को 100 पे 112 रुपए मिलने थे, वही मेरे को 100 पे अब 110 या 109 रुपए मिलेंगे। तो मेरा 2 या 3 रुपए का घाटा हो रहा है। तो आरबीआई कह रहा है कि आपने इस घाटे की टेंशन नहीं लेनी है, इसकी रीइंबर्समेंट हम करेंगे आपको। जो आप डिस्काउंट दे रहे हो कंपनीज को जो कि एक्सपोर्ट में डील कर रही हैं, उसकी वजह से जो भी आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो हम रीइंबर्स करेंगे। तो आपने क्या करना है, जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट में डील कर रही हैं उनको आपने डिस्काउंटेड रेट पे लोन देना है, और उस लोन में जो जो भी आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसकी भरपाई हम करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट ये है इस स्कीम का। तो देखो यहाँ पे जो स्कीम है ये सिमिलरली किसकी तरह है, जो हमने एक स्कीम पढ़ी थी आपकी ईपीसीजी। ईपीसीजी स्कीम याद है आपको ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। इसमें भी क्या था कि सपोज आपकी कंपनी है एबीसी इंडिया में, और आपको अपनी कंपनी के लिए एक मशीन चाहिए जो आप फॉरेन से इंपोर्ट करवा रहे हो, ठीक है, फॉरेन से मंगवा रहे हो इंडिया में। तो जाहिर सी बात है जो उस मशीन की कॉस्ट होगी वो तो देनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको, आप बाहर से इंडिया में मंगा रहे हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, टैक्सेस वगैरह बहुत सारे देने पड़ते हैं। तो समझ लो आपकी मशीन पे 1 करोड़ रुपए का टैक्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आप अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई मशीन मंगा रहे हो अगर बाहर से, तो आपको उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, हम सारा का सारा टैक्स माफ कर देंगे। पर कंडीशन क्या है कि जितने रुपए का हम टैक्स माफ कर रहे हैं, जितने रुपए का हम टैक्स माफ कर रहे हैं उसका 6 टाइम्स आपको प्रोडक्शन करनी है और वो एक्सपोर्ट करना है नेक्स्ट 6 ईयर्स में। मतलब जैसे कंपनी एबीसी को 1 करोड़ रुपए की छूट मिल रही है टैक्स में, तो कंपनी एबीसी को क्या करना पड़ेगा, 6 करोड़ रुपए का अपना सामान एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अगले 6 साल में। तो ये दोनों स्कीम्स बेसिकली किस लिए बनाई गई हैं, ताकि इंडिया जो है वो एक एक्सपोर्ट इन रिच कंट्री बन सके, इंडिया ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। जिससे क्या होगा, इंडिया ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी को एक्सेप्ट कर पाएगी। क्योंकि देखो इंडिया यहाँ से सामान बेचेगा, वो करेंगे डॉलर्स में पेमेंट, तो इंडिया को ज्यादा एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा अपनी फॉरेन करेंसी को, उनको वहां से फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो ये फायदा इस चीज का। तो यहाँ पे जो लोन दिया जाएगा डिस्काउंटेड रेट पे, ये दो चीजों के लिए दिया जाएगा। एक दिया जाएगा आपका प्री शिपमेंट के लिए, और एक दिया जाएगा आपका पोस्ट शिपमेंट के लिए। तो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्या है, इसको भी समझते हैं। देखो प्री शिपमेंट होता है आपका, सपोज एक कंपनी थी हमारी पी क्यू आर कंपनी थी, पी क्यू आर। अब इस कंपनी को आया यूएसए से ऑर्डर, यूएसए से ऑर्डर आया कि भाई हमारे को सामान चाहिए आपका, आपके प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, हमें आपके प्रोडक्ट्स चाहिए।
तो कंपनी PQR को क्या चाहिए होगा? देखो सबसे पहले इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी PQR को चाहिए होगा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए पैसे चाहिए होंगे। फिर जब गुड्स बन जाएंगे तो उस गुड्स को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे? पोर्ट्स पे। तो पोर्ट्स पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, फिर वहां से उनको कार्गो बुक करनी पड़ेगी, जो बड़े बड़े मर्चेंट नेवी के जहाज होते हैं उनको बुक करना पड़ेगा और वहां से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। तो ये चीजों के जो पैसे दिए जाते हैं लोन के रूप में, उसको बोला जाता है प्री शिपमेंट, कि आप जो है डिलीवरी करने से पहले जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है उस चीज के लिए आपको लोन दिया जाएगा और वो कहलाया जाएगा प्री शिपमेंट क्रेडिट। अब बात करते हैं पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट में क्या होता है? अब यहाँ पे कंपनी PQR ने क्या किया है, यूएसए में जो इसका कस्टमर था उसको अपने गुड्स डिलीवर कर दिए। अब क्या होता है, जब कस्टमर वहां से इनको पैसे देगा तो उस पेमेंट में हो जाता है, उस पेमेंट को सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो तो आप जो पेमेंट करते हो किसके थ्रू करते हो? LC के थ्रू, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है, उसके थ्रू पेमेंट होती है। तो उसको सेटलमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सपोज अब यूएसए वाले कस्टमर ने इनको पैसे देने हैं, इन्होंने पैसे देने और उसमें टाइम लग रहा है 1 मंथ का, 1 महीने का टाइम लग रहा है इनको पैसे इन तक पहुंचाने में। तो इस दौरान कंपनी PQR ऐसा थोड़ा ना काम करना बंद कर देगी, वो और अपने क्या करता है ऑर्डर्स लेगी और ऑर्डर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। तो उस दौरान उनको जो पैसों की जरूरत होगी वो किसके थ्रू दिए जाएंगे? पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के थ्रू। मतलब अब ये यहाँ पे बैंक को दिखा सकती है कि देखो भाई मैंने क्या कहते हैं इस बंदे को अपना सामान बेचा है और इसने मेरे को ये LC जो है ये दी हुई है और इसकी सेटलमेंट होने में 1 महीने का टाइम है, पर मेरे को क्या है अभी और ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इंडिया के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए भी पैसे चाहिए। तो आप क्या कहते हैं इस LC के ऊपर मेरे को लोन दे दीजिए। तो आपको पोस्ट शिपमेंट के थ्रू भी लोन दिया जाता है। मतलब आपने शिपमेंट कर दी, वहां से पेमेंट आई नहीं आपको, उस दौरान आपको पैसों की जरूरत है तो उसके लिए भी आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा और वो किसमें कैटेगराइज होता है? आपका पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट में। अब यहाँ पे देखो मैंने एक चीज बताई, 2% का डिस्काउंट या 3% का डिस्काउंट। अब ये क्या समस्या है, ये समझते हैं। देखो RBI ने बोला है अगर कोई मर्चेंट है और कोई मैन्युफैक्चरर है और वो डील कर रहा है गुड्स में जो कि आते हैं इस 410 की कैटेगरी में, इन्होंने एक 410 गुड्स की लिस्ट बना रखी है, कैटेगरी बना रखी है। अगर आप डील कर रहे हो इन 410 वाली लिस्ट में से तो आपको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा लोन में। और वहीं अगर आप MSME हो, एक MSME ही हो, ठीक है, एक MSME हो, तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 3% का। तब आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 3% का। फिर आप डील कर इन 410 की लिस्ट में से डील कर रहे हो या नहीं डील कर रहे हो कोई मतलब नहीं है। समझ लो आप एक MSME हो, ठीक है, और आप गुड्स बना रहे हो, तो आपका गुड्स इस लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको सीधा फ्लैट 3% का डिस्काउंट दिया जाएगा। पर अगर आप MSME कैटेगरी में नहीं आ रहे हो और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको गुड्स को इस 410 की लिस्ट में आना पड़ेगा और आपको 2% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज बोली है RBI ने जो काफी इंपॉर्टेंट है कि देखो बैंक्स क्या क्या करना पड़ेगा, बैंक्स को मैक्सिमम जो डिस्काउंट देंगे उसके बाद जो लोन का रेट बनना चाहिए वो रेपो रेट प्लस 4% से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। मतलब देखो रेपो रेट है इस वक्त 6.50 प्लस 4% कर देंगे तो 10.50। मतलब अगर आप किसी एक्सपोर्टर को जो या तो इस 410 की लिस्ट में आ रहा है या MSME है, उसको डिस्काउंट देने के बाद भी अगर उसका लोन 10.5% से ऊपर बन रहा है तो फिर आपको RBI जो है वो पैसे नहीं देगी सब्सिडी के रूप में, जो भी आपका लॉस हो रहा होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। पर अगर आपका लोन जो है वो 10.5% या उससे नीचे बैठ रहा है डिस्काउंट देने के बाद, तो RBI आपको पैसे वापस करेगी जो भी आपको लॉस हो रहा है डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, तो सो होप आपको देखो डीपली मैंने ज्यादा समझाने की कोशिश की है। मेन क्रक्स क्या है इसका? एक तो यह है कि 30 सितंबर तक वैलिड कर दिया है, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? RBI। इसको रेगुलेट कौन करता है, मॉनिटर कौन करता है? DGFT और RBI दोनों मिलकर करते हैं। डिस्काउंट कितने का दिया जाएगा? 2% का दिया जाएगा उन सभी मैन्युफैक्चरर को जिनके गुड्स इन 410 की लिस्ट पे आते हैं। और अगर आप MSME हो तो आपको सीधा 3% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और बैंक से क्राइटेरिया क्या है कि उनका जो लोन है डिस्काउंट के बाद वो रेपो रेट प्लस 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके उनको RBI से सब्सिडी वापस मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका RBI ने रिसेंटली डाटा लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम है इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं और हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज कर गई है कितने से? 13.8% से। अब ये स्मॉल सेविंग स्कीम क्या है? इसमें देखो ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं आपके, जो पोस्ट ऑफिस वाले, फिर किसान विकास पत्र, फिर PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड,
फिर आपका सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिर एक आपका MIS भी आता है, मंथली इनकम स्कीम। इसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 7.4%। यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना में 8 नहीं है, 8.2% है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो यहाँ पे RBI ने बोला क्या है कि जो भी हमारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स है इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो हमारा कॉर्पस है अंडर स्मॉल सेविंग स्कीम ये काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, और पिछले साल के मुकाबले ये 13.8% से इंक्रीज कर गया है। तो देखो अगर हम 2015 की बात करें तब स्मॉल सेविंग स्कीम के अंडर कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था? 6.2 लाख करोड़। वही बढ़ के अब 2024 में कितना हो गया है? 18.1 लाख करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे देखो जो स्मॉल सेविंग स्कीम है इसमें भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसके अंडर हुई है? आपकी SSY के अंडर, सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर। ये 41% से ग्रो कर गया है। अब देखो सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए होता है? जो भी हमारी गर्ल्स बॉर्न होती है, न्यू गर्ल्स बॉर्न होती हैं और उनकी एज 10 साल से कम होती हैं, उनके अकाउंट्स खुलते हैं अंडर सुकन्या समृद्धि योजना। इस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? 8.2%। अब जो हमारा सुकन्या समृद्धि योजना होता है ये इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है? तो इसकी मैच्योरिटी होती है 21 साल की। 21 साल बाद ये मैच्योर होता है। तो सपोज एक गर्ल की एज है 5 साल, ये चीज समझना अच्छे से, और उसने अकाउंट खुलवाया 5 साल की उम्र में, तो उसका अकाउंट मैच्योर कब होगा? 21 जोड़ दो इसमें 5 में, मतलब जब वो 26 साल की होगी तब उसका अकाउंट मैच्योर होगा। पर यहाँ पे एक कंडीशन और है कि जैसे वो 17 की हुई या 16 की हुई और वो कॉलेज जाने लगी, तो उसको कॉलेज की एजुकेशन फंड करने के लिए इसमें से वो पैसे निकाल सकते हैं थोड़े से। सुकन्या समृद्धि योजना में से थोड़े से आप पैसे निकाल सकते हो, पर आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। पूरे पैसे कब मिलेंगे? जब मैच्योरिटी होगी 26 साल, मतलब 21 साल बाद। पर यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है? सपोज इस लड़की की शादी होगी 22 साल की उम्र में, तब तो जब इस लड़की की शादी हो जाए 18 के बाद कभी भी, तब ये फुल्ली विड्रॉल कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। मतलब दो क्राइटेरिया है, या तो 21 साल बाद मैच्योर होएगा, या फिर जब उसकी शादी हो जाएगी। पर शादी की उम्र मिनिमम कितनी है अभी इंडिया में गर्ल्स के लिए? 18 ईयर्स। इसको 21 करने की बात हो रही है, अभी हुई नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है गर्ल्स की मैरिज का? 18 ईयर्स। तो मतलब 18 के बाद वो कभी भी शादी कर ले तो अब ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट को फुली विड्रॉ कर सकती है, या तो फिर 21 साल की मैच्योरिटी के बाद। दो ऑप्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया है। इसमें 28% की ग्रोथ देखी गई है। तो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसमें आप मैक्सिमम कितने की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? तो मैक्सिमम पर पर्सन आप कितने की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? 30 लाख रुपीज की। पहले ये था 15 लाख का कैप, अब 15 लाख से बढ़ा के इसको कितना कर दिया? 30 लाख रुपए। इसमें क्या होता है? आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता रहता है। आप 30 लाख की एक तरीके की FD बनाते हो जिसकी मैच्योरिटी होती है आपकी 5 साल की। 5 साल की मैच्योरिटी होती है, इसमें 30 लाख की आपकी FD बन जाएगी, और 30 लाख की FD पे जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपको 3-3 महीने बाद क्वार्टरली पे किया जाता है अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब यहाँ पे दो चीजें और है, किसान विकास पत्र, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.50, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.70। अब देखो किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक तरीके का आपका बॉन्ड टाइप ही होता है, पर किसान विकास पत्र में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किस लिए है? क्योंकि आप इसको प्री मैच्योर विड्रॉल करा सकते हो, प्री मैच्योर आप इसको बंद करवा सकते हो। पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपका प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं होता। पर यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं उसकी स्टार्ट किसने की थी? किसने फॉर्मूला दिया था कि भाई जो हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से लगना चाहिए? तो जो हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं हम लोग, RBI जो भी लगाता है, वो किसके द्वारा डिसाइड किया गया था? एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? श्यामला कमेटी, श्यामला गोपीनाथ कमेटी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है स्टैटिक के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग LRS। तो LRS क्या है? आपका लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसमें क्या होता है आप फॉरेन पैसे भेज सकते हो अप टू ₹2,50,000 USD डॉलर यहाँ पे दिया भी है। तो यहाँ पे क्या किया है RBI ने? यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन की है। तो देखो मॉडिफिकेशन क्या किया है, जब भी आप LRS के थ्रू पैसा बाहर भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो ऑथराइज डीलर के थ्रू। तो यहाँ पे ऑथराइज डीलर की 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? एक AD1 कैटेगरी, एक AD2 कैटेगरी और एक AD3 कैटेगरी। ऑथराइज डीलर 1, ऑथराइज डीलर 2, ऑथराइज डीलर 3। तो RBI ने क्या बोला है? देखो जो भी इसमें LRS के थ्रू फॉरेन में पैसा भेजते हैं जो ऑथराइज डीलर है उनको क्या करना पड़ता था? एक मंथली रिपोर्ट बनानी पड़ती थी।
उस मंथली रिपोर्ट में क्या सबमिट करना होता था कि भाई देखो हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस आई, इतने लोग फॉरेन पैसा भेजने के लिए एप्लीकेशन दे करके, और हमने इतने लोगों के पैसे बाहर भेजे हैं, टोटल अमाउंट इतना है। तो एक ऐसे मंथली रिपोर्ट बनती थी जो कि ये ऑथराइज डीलर सबमिट करते थे। कहाँ पे? सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम CIMS पे। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है कि जो ऑथराइज डीलर 1 कैटेगरी में आते हैं उनको ये रिपोर्ट सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है अब आगे से। बस ऑथराइज डीलर 2 और 3 सबमिट करेंगे। जो ऑथराइज डीलर 1 कैटेगरी में आते हैं उनको ये मंथली रिपोर्ट सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो जो LRS स्कीम थी हमारी, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ये जब भी आप इसके थ्रू पैसा बाहर भेजोगे तो आपको बैंक को एक A2 फॉर्म भर के देना पड़ता है, जिसमें आप सारी डिटेल मेंशन करते हो कि भाई मैं यहाँ पैसा भेज रहा हूँ, इस काम के लिए पैसा भेज रहा हूँ, इतने पैसे भेज रहा हूँ, ठीक है। और ये जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम थी, ये आपकी लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी आपकी फरवरी 2004 में, और उस टाइम इसकी लिमिट थी $25,000। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? $2,50,000। अब यहाँ पे हम समझते हैं जो मेन क्रक्स है यहाँ पे कि एडी कैटेगरी 1 क्या होता है, एडी कैटेगरी 2 क्या होता है और एडी कैटेगरी 3 क्या होता है। और एडी कैटेगरी 1 वालों को क्या कर दिया? मना कर दिया। अब इनको कोई मंथली रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। मंथली रिपोर्ट देगा कौन? एडी कैटेगरी 2 और एडी कैटेगरी 3। तो देखो एडी कैटेगरी 1 2 3 क्या है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं दो ट्रांजेक्शन। कौन कौन सी? एक होती है आपकी करंट ट्रांजेक्शन और एक होती है आपकी कैपिटल ट्रांजेक्शन। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो करंट ट्रांजेक्शन में क्या आता है, जैसे कि आप अपने बाहर जा रहे हो, फॉरेन घूमने जा रहे हो, तो जो खर्चा आएगा आपका वो करंट ट्रांजेक्शन में होगा। देखो यहाँ पे एक चीज और याद रखना, LRS के तहत अगर आप नेपाल और भूटान जा रहे हो तो वहां पे जो पैसा आप भेज रहे हो वो आपका LRS में काउंट नहीं होता है। बाकी कंट्रीज में आप जाओगे घूमने तो वो पैसा आपका LRS के अंडर काउंट होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो मतलब करंट ट्रांजेक्शन के अंदर क्या आ रहा है, जैसे आप यूरोप घूमने गए तो आपका जो खर्चा हुआ वो किस में काउंट होएगा? आपका करंट ट्रांजेक्शन्स में। फिर आप अपने कोई आपके रिलेटिव बाहर रहते हैं फॉरेन में, उनको गिफ्ट के रूप में पैसा भेज रहे हो तो वो आपका किस में काउंट होगा? करंट ट्रांजेक्शन में। फिर आप कोई डोनेशन कर रहे हो बाहर तो वो आपका करंट ट्रांजेक्शन में काउंट होएगा। फिर अपने बच्चे, आपके बच्चे जो है वो बाहर पढ़ रहे हो तो उनकी एजुकेशन फीस आप दे रहे हो तो वो आपका करंट ट्रांजेक्शन में काउंट होएगा। फिर जैसे आपकी कोई कंपनी है और आप गुड्स को सेल और परचेज कर रहे हो, गुड्स को सेल और परचेज कर रहे हो तो वो आपका करंट ट्रांजेक्शन में काउंट होएगा। वहीं अगर हम कैपिटल ट्रांजेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे आपने कोई एसेट्स या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह या कोई फिर कुछ भी, मतलब रियल स्टेट समझ लो, कुछ भी दुकान समझ लो, फ्लैट समझ लो, वो सेल या परचेज कर रहे हो, वो आपका कैपिटल ट्रांजेक्शन में काउंट आता है। फिर या फिर आप फॉरेन में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपका कैपिटल ट्रांजेक्शन में काउंट होता है। तो अगर मैं एडी कैटेगरी 1 की बात करूं तो वो दोनों ट्रांजेक्शन में डील करता है, करंट और कैपिटल दोनों में। मतलब ये क्या है, एक तरीके का आपका ऑलराउंडर है, ये ऑलराउंडर है, सभी चीज में डील करता है। वहीं अगर मैं एडी कैटेगरी 2 की बात करूं तो ये सिर्फ डील करता है किसमें? ये सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में डील करता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में डील करता है, कैपिटल ट्रांजैक्शंस में डील नहीं करता एडी कैटेगरी 2। पर यहाँ पे भी एक कैच है। कैच क्या है आपका? करंट अकाउंट में तो डील करता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में, पर उसमें बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में डील नहीं करता। तो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन सी? ये वाली, गुड्स सेल्स एंड परचेज, इसमें डील नहीं करेगा। बाकी इन सब में डील करेगा कौन? एडी कैटेगरी 2। और जो एडी कैटेगरी 3 है वो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में ही डील करता है। तो ये डिफरेंस है एडी कैटेगरी 1, एडी कैटेगरी 2 और एडी कैटेगरी 3। ऑथराइज डीलर 1, ऑथराइज डीलर 2, ऑथराइज डीलर 3। तो आरबीआई ने यहाँ पे क्या बोला है, जो भी हमारे ऑथराइज डीलर 1 है उनको अब से मंथली रिपोर्ट सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिना मंथली रिपोर्ट सबमिट करे भी LRS कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो सबसे पहली न्यूज है रिगार्डिंग पे ग्लोकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। इसको रिसेंटली आरबीआई से लाइसेंस मिला किस चीज के लिए? ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए। तो ये कंपनी इंपॉर्टेंट किस लिए है? देखो ये रिसेंटली न्यूज में भी थी। इसको मिला है फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये अवार्ड कहाँ मिला इसको? ये मिला इसको ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जो कि हेल्ड हुई थी आपकी कहाँ पे? मुंबई में। वहां पे इसको अवार्ड मिला है फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर। तो इसको रिसेंटली लाइसेंस भी मिल गया अब किससे? आरबीआई से। किस चीज के लिए? ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए। इसलिए ये कंपनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका चेन्नई बेस्ड कंपनी, जिसका नाम है क्या? पे शार्प प्राइवेट लिमिटेड। इसको आरबीआई से लाइसेंस मिला किस चीज के लिए? पेमेंट एग्रीगेटर के लिए।
फिर नेक्स्ट है आपका आरबीआई ने एक्सिस बैंक पे फाइन लगाया कितने का 1.91 करोड़ का। क्यों? क्योंकि इसने केवाईसी नॉर्म्स जो है उसको फॉलो नहीं किया। तो देखो अंडर केवाईसी आप ना जो बैंक्स में केवाईसी करवाते हो उसके अंदर आपके पास 6 ओवीडीज होते हैं, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका आधार, फिर एक होता है आपका पासपोर्ट, फिर एक होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एक होता है आपका वोटर आईडी, फिर एक होता है आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री और एक होता है आपका जॉब कार्ड इशू बाय नरेगा। ये 6 आपके ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जब भी आप बैंक एज अ बैंक अगर आपकी कोई केवाईसी कर रहा है तो इसमें से एक डॉक्यूमेंट लेना जरूरी होता है। तो एक्सिस बैंक क्या कर रहा था और किसी पे ही केवाईसी कर रहा था, जैसे पैन कार्ड के ऊपर ही केवाईसी कर रहा था। तो पैन कार्ड आपका एक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता। ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके टोटल 6 हैं। वो कौन कौन से हैं? आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री एंड जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा। ये 6 होते हैं आपके ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स। लास्ट न्यूज है आपकी, एचडीएफसी में फाइन लगा कितने का? 1 करोड़ रुपए का। और ये किस लिए लगा है? क्योंकि जो आरबीआई का बोलना है कि जो हमारे डिपॉजिट्स हैं उन पे जो इंटरेस्ट रेट लगना चाहिए था, एचडीएफसी ने वो कंप्लाई नहीं किया, मतलब उसको फॉलो नहीं किया। उसने कुछ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स लगाए जिसकी वजह से एचडीएफसी में फाइन पड़ा कितने का? 1 करोड़ रुपए का। तो ये थी आपकी सितंबर मंथ की न्यूज। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।